हेलो स्टूडेंट्स, फिजिक्स बाय अजय अवस्थी यूट्यूब चैनल में तुम सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग मिरर फार्मूला के विषय में अध्ययन करेंगे, अवतल दर्पण सूत्र के विषय में अध्ययन करेंगे। इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, प्लेन मिरर जिसको कहते हैं, इनकी सभी स्थितियों के विषय में अध्ययन कर चुके हैं। तो आज हम अवतल दर्पण के सूत्र को समझा रहे हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। फार्मूले का डेरिवेशन भी आता है, साथ साथ इससे संबंधित न्यूमेरिकल भी बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो इंटरमीडिएट बोर्ड एग्जाम के लिए ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, इसके डेरिवेशन को हम समझा रहे हैं। तो पहले हम अवतल दर्पण कनकेव मिरर बनाएंगे, उससे फिर हम उसको समझाएंगे। मिरर फार्मूला, दर्पण सूत्र, दर्पण सूत्र। तो ये दर्पण सूत्र हम बता रहे हैं आपको, किससे? कनकेव मिरर से। कनकेव मिरर से बताने जा रहे हैं दर्पण सूत्र। बाय कनकेव मिरर, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण से हम मिरर फार्मूला बता रहे हैं। तो पहले हम अवतल दर्पण बनाएंगे। ये अवतल दर्पण हमने बना लिया, और इस अवतल दर्पण में हमने ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस को खींच दिया, मुख्य अक्ष को खींच दिया। यहां पर हमने एक ऑब्जेक्ट रख दिया, ये ऑब्जेक्ट हो गया ओ डैश। ऑब्जेक्ट को हम ओ डैश से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनने की स्थितियों को हम पहले समझ चुके हैं कि अगर कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर अवतल दर्पण पे आपतित होती है तो वो परावर्तित होकर मुख्य फोकस से होकर जाएगी। तो ये मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण आपतित हो रही, ये परावर्तित हुई, और परावर्तित होने के बाद मुख्य फोकस से गई। ये इसका मुख्य फोकस है, यहाँ ये वापस हुई। करेक्ट। दूसरी प्रकाश किरण कहां से होकर जाती है? वक्रता केंद्र से, सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जाती है। तो ये दूसरी रेस जो है ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी और सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस चली जाती है। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया सी। जहां पर रेज एक दूसरे को काट रही वहां पे इसकी इमेज बनेगी, ये इमेज बन गई। इसको हमने कह दिया आई डैश, ये इमेज बन गई। करेक्ट। एफ हो गया, सी हो गया, इमेज बन गई आई डैश। यहां पर इस पॉइंट को हमने ए पॉइंट कह दिया, यहां पर ये ए पॉइंट हो गया। इससे हम इस पे लंब डाल देते हैं, ये एम पॉइंट हो गया। ये इसका ध्रुव पोल होगा कनकेव मिरर का। अब देखिए लिखेंगे यहां पे हम ओ डैश वस्तु है, ओ डैश वस्तु है जो वक्रता केंद्र से परे रखी हुई, मीन्स वक्रता से दूर रखी हुई, जो वक्रता केंद्र सी से बाहर रखी, बाहर मीन्स इधर की तरफ। ठीक। इस वस्तु का प्रतिबिंब आई डैश बनता है, आई डैश बनता है। बिंदु यफ अवतल दर्पण का मुख्य फोकस है, और सी वक्रता केंद्र है। बिंदु पी ध्रुव है,
बिंदु, P ध्रुव पोल है, किसका? अवतल दर्पण, बिंदु P ध्रुव। अब देखिए, अब यहां पर हम दो ट्रायंगल की बात करेंगे। एक ट्रायंगल होगा OOC, ये ट्रायंगल ले लेंगे, और दूसरा ले लेंगे हम IIC, ये दो ट्रायंगल लेंगे। अब देखिए दो ट्रायंगल, इन दोनों ट्रायंगल में हम देख रहे हैं इसका ये कोण 90 डिग्री, इसका ये कोण 90 डिग्री, इसका ये कोण इस कोण के बराबर होगा, जिसको हम शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। शीर्षाभिमुख कोण हमेशा आपस में बराबर होते हैं। तो ये कोण इस कोण के बराबर हो गया, ये कोण इस कोण के बराबर हो, क्योंकि दोनों ही 90 डिग्री। ठीक, तो ऑटोमेटिक ये जो तीसरा कोण है ये तो बराबर होगा ही। इसका मतलब दोनों त्रिभुज कैसे हो जाएंगे? समरूप हो जाएंगे। तो लिखेंगे ट्रायंगल OOC एवं ट्रायंगल IIC से ट्रायंगल एंगल OOC is equal to एंगल CII is equal to समकोण 90 डिग्री, राइट एंगल। इसके बाद कोण एंगल OC is equal to एंगल ICI, ये क्या हो गए? शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण, ये शीर्षाभिमुख कोण हो गए जो कि आपस में बराबर होंगे। इसलिए एंगल OOC बराबर होगा एंगल IIC, यहां लिख देंगे बराबर होगा। इसका मतलब ये कोण इस कोण के बराबर होगा, इसका मतलब दोनों त्रिभुज क्या हो गए? समरूप हो गए। तो लिखेंगे त्रिभुज OOC एवं त्रिभुज IIC समरूप होंगे। करेक्ट, ये चीज समझ में आ गई कि दोनों ये त्रिभुज समरूप होंगे। तो जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो पहले त्रिभुज की लंब बटे आधार दूसरे त्रिभुज की लंब बटे आधार के बराबर होती है। या हम ऐसे कह सकते हैं कि पहले त्रिभुज की लंब बटे दूसरे त्रिभुज की लंब बराबर होगी पहले त्रिभुज के आधार बटे दूसरे त्रिभुज के आधार। दोनों प्रकार से हम इसको कह सकते हैं, लिख सकते हैं। इतनी चीज समझ गए? आप देखिए आगे। हाँ, आप देखिए, लिखेंगे हम समरूप हो गए तो लिखेंगे OO डैश अपान OC इक्वल टू होगा I डैश अपान IC। ये लंब बटे आधार, ये लंब बटे आधार। इसी चीज को हम लिख सकते हैं OO डैश अपान I डैश इक्वल टू OC अपान IC। करेक्ट, ये इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 कह दिया, समीकरण नंबर 1 कह दिया। देखिए जब हमने ये दोनों त्रिभुज लिए थे, देखिए एक बार फिर समझ लीजिए। देखिए ये दोनों त्रिभुज लिए थे, एक त्रिभुज ये और एक त्रिभुज हमने ये लिया था। ठीक, अब हम लेंगे एक त्रिभुज ये लेंगे ये, और एक त्रिभुज हम ये लेंगे ये चीज, एक त्रिभुज ये ले लेंगे और एक त्रिभुज ये ले लेंगे। अब देखिए दोनों त्रिभुज, इस त्रिभुज में ये कोण 90 डिग्री, इसमें ये 90 डिग्री, दोनों 90 डिग्री, इसका मतलब दोनों एंगल इक्वल होंगे, बराबर होंगे। इसके बाद ये कोण इस कोण के बराबर होगा, शीर्षाभिमुख कोण। तो फिर ये तीसरा कोण, ये जो तीसरा एंगल थर्ड एंगल है ये इक्वल होगा, मीन तीसरा कोण एक दूसरे के बराबर होगा। इसका मतलब यहां पर भी ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए? समरूप हो गए। तो अब लिखेंगे नहीं, हमने समझा दिया, सीधे लिखेंगे दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। लिखेंगे त्रिभुज I डैश EF एवं त्रिभुज AMF समरूप है, समरूप है। अब जब दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो अब दोनों त्रिभुज की लंब बटे आधार बराबर होगी। तो हम लिखेंगे
आई डैश अपान आई एफ इजकल टू मीन्स ये बटे ये बराबर ये बटे ये मीन्स ए एम बटे एफ एम। ये हो गया करेक्ट। अच्छा अब दूसरी चीज देख लीजिए, ये जो ओ डैश ए रेखा है जो आपतित होके अवतल दर्पण के बिंदु ए पे जाके गिरती है, ये प्रिंसिपल एक्सिस के क्या है, समांतर है। जब दो रेखाएं परस्पर समांतर होती हैं तो उनके ये दोनों लंबवत भाग आपस में बराबर होते हैं। इसका मतलब ए एम बराबर होगा ओ ओ डैश। यहां लिखेंगे चूंकि आपतित किरण ओ डैश ए मुख्य अक्ष के समांतर है, इसलिए ए एम बराबर होगा ओ ओ डैश। ये चीज समझ में आ गई। अब देखिए आगे, तो ये हो जाएगा आपका आई डैश बटे आई एफ बराबर ए एम की जगह लिख देंगे ओ ओ डैश बटे एफ एम। इसी को उलट दीजिए, इसी चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं आई डैश बटे ओ ओ डैश बराबर आई एफ बटे एफ एम। इसी चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं, उलट दीजिए ओ ओ डैश बटे आई डैश बराबर एफ एम बटे आई एफ। करेक्ट। इतनी चीज समझ गए। अब देखिए आगे, इसको यहां से हम बिगाड़ रहे हैं। देखिए ये इतना भाग, ये बिगाड़ दिया, ये चीज समझ में आ गई आपकी। ये हमने बिगाड़ दिया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब इसको देखिए यहां साइड में लिखे देते हैं। हाँ अब लिखेंगे हम, क्योंकि अवतल दर्पण का जो द्वारक है वो बहुत छोटा है, इसलिए ए बिंदु पी के बहुत समीप होगी। लिखेंगे अवतल दर्पण का द्वारक छोटा होने के कारण बिंदु ए बिंदु पी के समीप होगा। तो ये लिखा जाएगा। तो अब जो दूरियां हम ए से लेते थे वो बिंदु ए बिंदु पी के समीप है, इसलिए जब ए से हम लंब डालेंगे तो ये लंब एम पे ना जाके बिंदु पी के बहुत समीप गिरेगा, इसलिए जो दूरियां हम एम से लेते थे वो सारी दूरियां हम पी से लेंगे। हमने लिखा कि अवतल दर्पण का द्वारक छोटा होने के कारण बिंदु ए बिंदु पी के समीप होगा, इसलिए बिंदु एम बिंदु ए के बहुत नजदीक लिया जाएगा। मींस जो दूरियां हम एम से लेते थे वो दूरियां हम पी से लेंगे। इसका मतलब एफ एम की जगह हमने एफ पी लिख दिया, एफ एम की जगह एफ पी। तो ये हो जाएगा ओ ओ डैश अपान आई डैश इक्वल टू एफ पी बटे आई एफ। ये आपका इक्वेशन नंबर 2 बन गया। अब इक्वेशन 1 और 2 को देखिए, दोनों के लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड भी बराबर होंगे, इसलिए हम समीकरण 1 व 2 से लिखेंगे। यहाँ पे देखिए लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से। आप देखिए 1 व 2 से, एक का ये है आपका ओसी बटे आई सी बराबर इधर बचा एफ पी बटे आई एफ। ये हो गया। हाँ अब समझ लीजिए जरा, अवतल दर्पण में जो बाईं तरफ दूरियां ली जाती है, लेफ्ट हैंड साइड की जितनी दूरियां होती है सब माइनस में लिखी जाती है। हम जानते हैं कि वस्तु से ध्रुव तक की, वस्तु से ऑब्जेक्ट से पोल तक की जो दूरी होती है वो उसको हम यू लिखते हैं। तो ये जो डिस्टेंस होगी ये होगी यू, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड है इसलिए इसको हम माइनस में लिखेंगे।
ये इमेज है, इमेज से इसकी दूरी होगी -v, ये यहां से यहां तक लिखी जाएगी, और ये इसकी फोकस दूरी है, इसको हम f लिखेंगे, ये भी माइनस में लिखी जाएगी, करेक्ट। तो अब देखिए OC की वैल्यू निकालनी। देखिए OC को हम क्या लिख सकते हैं, OC को हम लिख सकते हैं, ये OC डिस्टेंस निकालनी है, तो OP में से PC को माइनस कर दीजिए तो OC निकाल आएगी। OC बराबर होगा OP माइनस PC, इसलिए OC की जगह हम ये लिख सकते हैं। उसके बाद IC की जगह देखिए क्या लिख सकते हैं, IC, ये डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, इस पूरी डिस्टेंस में इतनी डिस्टेंस घटा दीजिए, मींस PC माइनस IP, ये कर देंगे, करेक्ट। अच्छा अब लिख दीजिए, ये हो जाएगा OP माइनस PC बटे, यहां लिख दें इसकी जगह ये वैल्यू, इसकी जगह ये वैल्यू, बटे PC माइनस IP इक्वल टू FP बटे IF। अब आगे समझिए, अब आगे देखिए OP की वैल्यू देखिए क्या होगी, O से P तक की दूरी, ये O से P की तक की दूरी -u, ये -u हमने लिख दिया। उसके बाद PC, P और C, ये क्या है, वक्रता त्रिज्या है, कैपिटल R लिखेंगे, ये लिखेंगे PC इक्वल टू -r, और हम जानते हैं कि F बराबर होता है R/2 के, इसलिए हम R की जगह लिख सकते हैं 2F के, तो इस जगह हम लिख देंगे -2F, ये R की वैल्यू हो गई, R की जगह हमने 2F लिख दिया। PC निकाला है, PC आ गया IP। अब देखिए IP कितना होगा, I से P, ये डिस्टेंस क्या होगी, I से P, ये देखिए ये -v होगी, ये हो गई -v। अब देखिए FP क्या होगा, F से P तक की दूरी, ये फोकस दूरी है, -f में लिखेंगे, ये -f हो गया, करेक्ट। एक मिनट ऐसे लिखते हैं, ये -f हो गया। इसके बाद IF, PF हो गया, IF मतलब ये दूरी कैसे निकालेंगे, ये इतनी दूरी देखिए, IF देखिए कैसे निकलेंगे, IF निकालने के लिए हम IP में से FP को माइनस कर देंगे। IF निकालने के लिए देखिए यहां ऊपर लिखे देते हैं इस जगह, यहां देखिए IF इक्वल टू होगा IP माइनस PF, तो ये हो जाएगा IF इक्वल टू IP देखिए कितना है, I से P तक की दूरी -v, तो ये हो जाएगा -v माइनस PF, P से F की दूरी फोकस दूरी है, -f, तो ये हो जाएगा IF इक्वल टू -v प्लस f। अब देखिए सारे मान निकालें, ये भी और ये भी और ये भी, अब ये सारे मान यहां पे हम रख देंगे इस समीकरण में। देखिए अब देखिए OP की जगह हम क्या लिखेंगे, -u हमने लिख दिया, माइनस PC की जगह हम क्या लिखेंगे, -2F, तो -2F लिख दिए, बटे अब देखिए PC -2F माइनस IP कहाँ पे है, ये -v, ये -v लिख देंगे, इक्वल टू PF की जगह हम FP की जगह क्या लिखेंगे, -f, यहाँ -f लिख दिए, बटे IP हमने ये निकाला -v प्लस f, ये हो गया। अब इधर का बिगाड़ दे नीचे का, अब देखिए, अब क्रॉस मल्टीप्लाई, पहले इसको सिंपल कर लीजिए, ये हो जाएगा -u प्लस 2f बटे, ये हो जाएगा -2f प्लस v इक्वल टू -f बटे -v प्लस f। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, तो -u प्लस 2f इंटू -v प्लस f इक्वल टू, ये हो जाएगा -2f प्लस v इंटू -f। अब देखिए पहले -u से करिए, तो ये माइनस प्लस uv हो जाएगा, फिर इसका इससे करिए -uf हो जाएगा, फिर इसका इसके करिए -2fv हो जाएगा, करेक्ट। फिर इसका इससे कर दीजिए तो +2f² हो जाएगा, इक्वल टू,
अभी देखिए इसका पहले इससे करिए तो माइनस माइनस प्लस 2f² हो जाएगा और फिर माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा fv हो जाएगा। 2f² से 2f² कट जाएगा, करेक्ट। अच्छा इसके बाद देखिए ये हो गया uv माइनस uf इक्वल टू माइनस fv और ये माइनस 2fv इसको इधर ले प्लस 2fv हो जाएगा। ये हो जाएगा uv माइनस uf इक्वल टू, इसको इसमें सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो fv हो जाएगा। ये आ गया आपका अगला इक्वेशन नंबर 3। अब इसमें हम प्रत्येक पद को uvf से भाग दे देंगे, भाग देने पर अब इससे भाग दे देंगे। अब देखिए इधर ऊपर का हम बिगाड़ दें, इतनी चीज आपकी समझ में आ गई। अब देखिए ये हो जाएगा uv बटे uvf माइनस uf बटे uvf इक्वल टू ये हुआ fv बटे uvf, हमने डिवाइड कर दिया, uvf से प्रत्येक पद को डिवाइड कर दिया। अब देखिए यहां से uv से uv कट गया, यहां uf से uf कट गया, यहां v से v कट गया, f से f कट गया, यहां बचा 1/f माइनस यहां बचा 1/v इक्वल टू यहां बचा 1/u, तो ये हो गया 1/f इक्वल टू माइनस को दे ले प्लस में जो v प्लस 1/u। दिस इज कॉल्ड मिरर फार्मूला, यही है मिरर फार्मूला। अब इसमें समझ लीजिए u क्या है v क्या है। u को कहते हैं दर्पण के ध्रुव, ध्रुव मतलब पोल, दर्पण के ध्रुव से वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी। v क्या है दर्पण से, दर्पण के ध्रुव से, दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, करेक्ट। और f क्या है फोकस दूरी, फोकस दूरी। अब ये तीनों चीजें आपको याद होनी चाहिए और यहाँ पे बिल्कुल दिमाग में आप याद कर लीजिए कि कनकेव मिरर के लिए ये तीनों ऑलवेज निगेटिव, ये तीनों धन को ऋणात्मक होंगे जब भी हम कनकेव मिरर के लिए इसको कैलकुलेट करेंगे। बस समझ में आ गई। आप थोड़ा सा और समझ लीजिए इसी में, ये फार्मूला बिल्कुल समझ में आ गया, कहीं पे किसी कोई दिक्कत, करेक्ट। अच्छा थोड़ी सी और बात समझ लीजिए। अब देखिए दर्पण की जो फोकस दूरी होती है, अवतल दर्पण के लिए फोकस दूरी नेगेटिव होती है, ऋणात्मक होती है, और उत्तल दर्पण के लिए फोकस दूरी धनात्मक होती है। कन्वेक्स मिरर के लिए फोकस दूरी पॉजिटिव होती है। इस चीज को आप याद रखेंगे, करेक्ट। समझ में आ गया। ये तो समझ में आ गया आपका, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ये हमेशा आपको याद रहना चाहिए क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत जरूरत पड़ती है इसकी। अच्छा अब देख लीजिए जो U है, U जो कनकेव मिरर है, कनकेव मिरर, इस कनकेव मिरर के लिए U जो होता है वो निगेटिव होता है, करेक्ट। ये चीज समझ में आ गई। अच्छा उसके बाद ये कन्वेक्स मिरर के लिए भी U जो है वो निगेटिव होता है। ये चीज आपको याद रखना है, U की वैल्यू कनकेव मिरर के लिए भी निगेटिव होगी, कन्वेक्स मिरर क्योंकि न्यूमेरिकल बहुत जरूरत पड़ती है इसकी, इसलिए याद रहना चाहिए ये, ठीक। अच्छा इसके बाद दूसरी चीज देख लीजिए V समझ लीजिए। V भी दो स्थितियां बनेगी, कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर। कनकेव मिरर के लिए समझ लीजिए पहले, कनकेव मिरर। अच्छा कनकेव मिरर के लिए दो स्थितियां बनेगी कि जो इमेज बन रही है रियल है या वर्चुअल है, मतलब वास्तविक है या आभासी है। अगर वास्तविक है तो V निगेटिव होगा, अगर आभासी है तो V पॉजिटिव होगा। ये याद रखिएगा।
अब इसमें दो स्थितियां बनेगी कि रियल है कि वर्चुअल है। वर्चुअल अगर रियल है तो v निगेटिव होगा, वर्चुअल के लिए v निगेटिव होगा। सॉरी, रियल के लिए v निगेटिव होगा और वर्चुअल के लिए v पॉजिटिव होगा। इस चीज को ध्यान रखेंगे आप। रियल का मतलब होता है वास्तविक और वर्चुअल का मतलब हो आभासी। अगर वास्तविक है तो v की वैल्यू पॉजिटिव हो, निगेटिव होगी। अगर रियल है तो v की वैल्यू निगेटिव होगी। अगर वर्चुअल है, वर्चुअल मतलब आभासी है, तो v की वैल्यू पॉजिटिव होगी। ये न्यूमेरिकल में आएगा, इसलिए इसको याद रखना है। रियल का मतलब वास्तविक, कॉनकेव मिरर मतलब अवतल। अवतल दर्पण के लिए अगर प्रतिबिंब वास्तविक बन रहा है तो v हमेशा निगेटिव होगा। दूसरी चीज, अगर कॉनकेव मिरर में प्रतिबिंब आभासी बन रहा है तो उसके लिए v हमेशा पॉजिटिव होगा। अब यहां लिख दें चाहे हम आपको, कॉनकेव मिरर मतलब अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, और कन्वेक्स मतलब उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण। ठीक, रियल का मतलब वास्तविक और वर्चुअल का मतलब आभासी। इस चीज को याद रखेंगे आप। करेक्ट, बिल्कुल समझ में आ गया। अच्छा, अब देखिए कन्वेक्स मिरर के लिए क्या होगा। कन्वेक्स, कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स मिरर के लिए सुन लीजिए क्या है। इसमें भी दो स्थितियां बनेंगी, रियल और वर्चुअल। तो अब कन्वेक्स में तो रियल बनता ही नहीं, इसमें रियल नहीं बनता है, केवल वर्चुअल बनेगा, रियल नहीं बनेगा, केवल वर्चुअल बनेगा। वर्चुअल, वर्चुअल मतलब आभासी, तो इसके लिए v की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी, मींस आभासी, आभासी। ये चीज समझ में आ गई। कन्वेक्स मिरर के लिए रियल इमेज नहीं बनती है, वास्तविक नहीं बनता, केवल आभासी बनता है, और आभासी के लिए v हमेशा पॉजिटिव होगा। इस चीज को याद रखेंगे। अब हम आपको बताएंगे रेखीय आवर्धन, लीनियर मैग्निफिकेशन, लीनियर मैग्निफिकेशन, रेखीय आवर्धन। हाँ, अब देखिए रेखीय आवर्धन, लीनियर मैग्निफिकेशन, रेखीय आवर्धन। अब समझा रहे रेखीय आवर्धन क्या है। प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की स्वयं की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। करेक्ट, देखिए मतलब वस्तु की प्रतिबिंब मतलब प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की स्वयं की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। प्रतिबिंब, प्रतिबिंब की लंबाई, लंबाई एवं वस्तु की स्वयं, स्वयं की लंबाई के अनुपात को, अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। रेखीय आवर्धन कहते हैं। इसे यम से प्रदर्शित करते हैं। यम इक्वल टू होता है आई अपान ओ। आई क्या है, प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई, और ओ है वस्तु की लंबाई, वस्तु की लंबाई। आई है प्रतिबिंब की लंबाई और ओ है वस्तु की लंबाई। एक तो इसका फार्मूला ये हो गया। दूसरा इसका फार्मूला होता है यम इक्वल टू माइनस वी अपान यू। एक फार्मूला ये और एक फार्मूला इसका ये इसका एक अनुपातिक राशि है यम, इसलिए इसका कोई मात्रक नहीं होता, इसकी कोई यम की कोई यूनिट नहीं होती। करेक्ट, तो दो फार्मूले, एक हुआ एम इक्वल टू आई अपान ओ। आई क्या है, प्रतिबिंब लंबाई, और ओ क्या है, वस्तु की लंबाई। प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। ये एक अनुपातिक राशि है, इसलिए इसका कोई मात्रक नहीं होता है। यम इक्वल टू माइनस वी अपान यू होता है, जहां पर वी दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी है और यू दर्पण के ध्रुव से वस्तु की दूरी है। तो ये हो गया यम इक्वल टू माइनस वी अपान यू। अब यहां पर एक चीज ये आपको याद रखना है कि जब कभी यम की वैल्यू निगेटिव आ जाए, अगर कभी यम की वैल्यू
निगेटिव आ जाए, इसका मतलब वहां पर जो इमेज बन रही है वो रियल एंड इनवर्टेड है, मींस वास्तविक एवं उल्टा प्रतिबिंब बन रहा है। अगर ये आता है इसका मतलब यहां पे जो इमेज होगी वो क्या होगी, रियल एंड इनवर्टेड, वास्तविक एवं उल्टा। ये याद रखना है। कभी कभी पूछा जाए, का मान निकले, पूछा जाएगा प्रतिबिंब कैसा बनेगा, तो अगर माइनस में m की वैल्यू आ रही है तो आप कहेंगे रियल एंड इनवर्टेड बनेगा, वास्तविक एवं उल्टा बनेगा। ठीक, अगर m की वैल्यू पॉजिटिव आ जाए, m इक्वल टू पॉजिटिव, अगर m का मान धनात्मक मिल जाए तो हम कहेंगे जो इमेज बनेगी वो वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। इसका मतलब हुआ आभासी एवं सीधा, ये चीज याद रखेंगे। कभी कभी न्यूमेरिकल में आता है, कहेगा m का मान निकालिए और बताइए प्रतिबिंब कैसा होगा, तो याद रहे अगर m की वैल्यू निगेटिव आ रही है इसका मतलब कि रियल एंड इन्वर्टेड होगा, वास्तविक एवं उल्टा प्रतिबिंब बनेगा, और यदि m की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तो वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा, मींस आभासी एवं सीधा प्रतिबिंब प्राप्त होगा। तो ये आज हमने आपको बता दिया कि रेखीय आवर्धन क्या होता है और दर्पण का सूत्र क्या है, मिरर फार्मूला क्या है, लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होता है, दोनों चीजें हमने बता दी। यूवी के सिंबल्स भी हमने बता दिए, यूवी के साइन भी हमने बता दिए, किसको किस चीज से डिनोट किया जाता है, किसका क्या साइन होगा, किस पोजीशन में कौन सा साइन यूज होगा, ये आपको हमने सब बता दिया है। पूरा आप याद रखिए, एक बार सही से इसकी तैयारी कर लीजिए क्योंकि इंपॉर्टेंट फार्मूला है। करेक्ट। अब अगला जो वीडियो हमारा आएगा वो लेंस से आएगा, कन्वेक्स लेंस से इमेज फॉर्मेशन हम आपको बताएंगे और लेंस फार्मूला बताएंगे, इसलिए अगला वीडियो भी आप देखने के लिए बिल्कुल तैयार रहिए। तब तक इसको आप तैयार कर लीजिए और अगला वीडियो हम देंगे आपको इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स लेंस और लेंस का फार्मूला, दोनों चीज। अब इस वीडियो को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आई है तो कमेंट करिए और उसको हम रिप्लाई देंगे, उसका आपको आंसर देंगे। धन्यवाद।